बहुत पवित्र दिन है ये, आप और हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए। एक महामानव तथागत, हाईएस्ट एनलाइटेड पर्सन पृथ्वी पर उस दिन जन्म लिए थे, और जो उन्होंने उस समय मार्ग दिखाया वो तब और आज लगभग 2500 वर्ष बाद भी प्रासंगिक है। आज भी उन्हीं के बताए हुए, दिखाए हुए जो आइडियल्स थे, हम उन्हीं को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप और हम सब जितने तर्कशील लोग हैं वो सब समझते हैं कि बुद्ध का मार्ग ही अल्टीमेट सुख, शांति, समन्वय, सहज, सबके लिए सुगम, जो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और जितनी भी उनकी ज्ञान वाली जितनी भी जो सेइंग्स थी, जितनी सीख दी, शिक्षा दी, वो सब हमारे लिए अल्टीमेट इजीएस्ट वे है। बहुत सारे धर्मगुरु या बहुत सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे तो बहुत अलग अलग टाइप की बातें बताएंगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें सरल तरीके से तो जितना सरल, सुगम और सहज तरीका तथागत ने हम लोगों के बीच में बताया और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, अगर उसको फॉलो कर ले तब तो बहुत ही अल्टीमेट लाभ होगा। लेकिन शायद आप और हम सब में कुछ कुछ वीकनेसेस होती है कि हम 100% फॉलो नहीं कर पाते, पर वो हमारा गोल है। एक मार्ग हमारे सामने है और एक एग्जाम्पल है कि अगर उस रास्ते पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पे, तो विश्व शांति, व्यक्तिगत शांति, सामाजिक सौहार्द, ये सब चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं। सौभाग्य से मुझे दयासागर बौद्ध जी के माध्यम से इस हॉल में बुद्ध पूर्णिमा में लगातार तीसरा अवसर है। इस दिन पर मैं आता हूँ और इतने अच्छे लोगों के बीच में मेरे को सबसे मिलने का मौका मिलता है। आदरणीय पूज्य भंते जी लोगों से सबसे अच्छा आशीर्वाद मिलता है यहाँ पर। तो जब भी मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। मैं अपने सारे कार्यक्रम चाहे निजी हो या शासकीय हो, उसको रोक करके यहाँ आने के लिए मेरा मन रहता है कि अंदर से मन करता है कि यहाँ आना चाहिए। और आप सब जो भी यहाँ आए हैं वो सब किसी भी दबाव में या किसी के कहने से नहीं आए। मैं जानता हूँ यहाँ सब स्वेच्छा से आते हैं और यही चीज है जो हमको, जो बुद्ध का मार्ग है उसको आगे ले जाने में ये सब साधक है। और आप और हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि वो चीजें जीवित रहे जो वो हमको बता करके गए। वर्तमान में जिस तरह का समय चल रहा है देश में, विश्व में, बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, विपरीत विचारधाराएं हैं और विपरीत परिस्थितियां हैं। आलोचक भी हैं, शॉर्टकट मेथड्स भी ढूंढना चाहते हैं कुछ लोग। सुख शांति की व्याख्याएं अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमको 2500 वर्ष पहले जिस समय में तथागत बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, हमको उस समय काल को ध्यान में रखते हुए, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर वर्तमान समय का हम आकलन करेंगे, हमें कंपेयर करना चाहिए कि क्या परिस्थितियां थी उस समय और हम उनके बताए रास्ते पे, या हम जो वर्तमान समय में हैं यहाँ पर हम अब कहाँ पर हैं। तो जो 2500 वर्ष पूर्व जितना इतिहास में मैंने पढ़ा है, जितना चिंतन किया है, बहुत सारे यहाँ चिंतक हैं, सब विद्वान जन बैठे हुए हैं, ये हमें समझ में आता है कि उस समय भी सामाजिक परिवेश में भेदभाव चरम पे आ गया था, आडंबर, अंधविश्वास बढ़ा हुआ था।
मनुष्यों में भेद किया जाने लगा था, ऊंच नीच होने लगी थी, जन्म से किसी को ऊंचा किसी को नीचा की बात होने लगी थी। एक रिएक्शन की तरह प्रकृति के नजदीक रहते हुए, प्रकृति से सीख लेते हुए कि प्रकृति ने सबको समान अवसर देकर के धरती पर भेजा है, तथागत ने इस चीज को अपनाया और उनकी शिक्षा यही थी कि प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया, तो ये मनुष्य कौन होते हैं भेद करने वाले। इसलिए मनुष्यों में सब समान है और जन्म से सब इक्वल लेवल पे धरती पर अवतरित होते हैं, सबको जन्म मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, या जो भी प्राकृतिक जीव है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इस धरती पर जन्म मिलता है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ स्वार्थी जो लालची गलत लोगों ने इसमें विभाजन किया कि जन्म से कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अलग अलग टाइप की बातें, जो कि तब जो तथागत ने कही थी उसको अगर आज की आप आजमा करके देखें, शायद विश्व में ऐसा भेदभाव कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा हो सकता है कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है। ये पता नहीं कैसे कुछ स्वार्थवश बनाया हुआ कुछ क्षेत्र विशेष में इस तरह की बात, क्योंकि जिस समय की बात चलती है उस समय के हिसाब से लगता है कि सिंधु घाटी या भारतवर्ष की जो बात करते हैं, जहां पर सभ्यता शुरुआत में थी, यहाँ पर वही पूरा विश्व हुआ करता, ऐसा लगता है किताबों को पढ़ करके और पुरानी चीजों को। संभवतः पूरे भूगोल का या पूरी पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है इसका ज्ञान भी नहीं था। धीरे धीरे साइंस विकसित हुआ और तब पता चला कि नहीं, ये तो और भी बहुत बड़ी चीज है, ये तो हम एक छोटे से एरिया में रह करके, तो जिस एरिया में ये बातें उठी संकीर्ण मानसिकता के साथ, लेकिन जब धीरे धीरे हमारा कनेक्टिविटी बढ़ी, कम्युनिकेशन के साधन बढ़े, साइंस बढ़ा, तर्क शक्ति बढ़ी, हमने देखा है तो पूरा पृथ्वी तो काफी बड़ी है, और भी जगह जहां लोग रह रहे हैं कहीं पर भी इस तरह की विचारधारा नहीं मिलती है कि कोई जन्म से बड़ा या छोटा हो सकता है। और तथागत ने अपनी शुरुआती दौर में ही इस चीज का खंडन कर दिया था कि प्रकृति ने समान अवसर देकर सबको भेजा है और सब मनुष्य या जितने भी प्राकृतिक लोग हैं सब जन्म से समान है। एक बहुत क्रांतिकारी तथ्य उन्होंने उजागर किया था और सबके बीच में लाए थे। हकीकत है कि आज तक सोचिए कोशिशें जारी हैं कि मनुष्यों में भेद किया जाए, और 2500 साल पहले उनकी विद्वता क्या रही होगी, उनका सोच कितनी बड़ी थी। निस्वार्थ भाव से उन्होंने जब आकलन किया तो समझ में आता है कि मनुष्यों में समानता होनी चाहिए और समान होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कह सकते हैं, वो एक बात उन्होंने कही थी। और जो भी साइंटिफिक या रेशनल तरीके से सोचता है वो समझ सकता है कि बात बिल्कुल 100% सही थी। किसी भी प्रकार का भेदभाव कहीं नहीं होता है। जिस भी तरह का ये सो कॉल्ड भेदभाव करने की बात करते हैं, हर वर्ग से एक बढ़िया योग्य व्यक्ति निकल करके दिखते हैं, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, डॉक्टरी का हो, इंजीनियर का हो, हर लेवल में जाकर के एक से एक विद्वान, बाबा साहब जैसे विद्वान जिन्होंने विश्व में परचम फहराया, अपने टाइम में सबसे मोस्ट लर्नेड लॉयर थे, बैरिस्टर थे, विदेशों में भी जाकर के टॉप किया था, और वहां पर भी उनका आज भी हॉल ऑफ फेम में उनकी फोटोज लगी हुई हैं। तो उस जमाने में भी ऐसे ऐसी चीजें करके कितनी बार भी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आते हैं, पता चलता है टॉपर्स में से जीवी समाज के लोग हैं। जीवी समाज मेरा मानना है वो है जिसमें आप और हम सब आते हैं, जो अपनी मेहनत से आगे जीविका चलाते हैं अपनी, और जो जीवी समाज की मेहनत पे फल फूल रहा है वो परजीवी है। एक परजीवी होता है, जीवी होता है। तो आप और हम सब जीवी हैं, हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता, अगर हमको एक महीने के लिए बीमार हो जाए, घर में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, बिना मेहनत के हम नहीं चल सकते। लेकिन
एक और वर्ग है जिसको पॉजिटिव हम कहते हैं, वो हमारी मेहनत करा करके फलता फूलता है। तथागत के बारे में, क्योंकि आज ऐसा दिवस है और बहुत आनंद की बात होती है आप और हम सब लोगों के लिए। आदरणीय भंते जी लोग बैठे हैं, वो बहुत गहराई वाली बातें हैं, वो मेरे ख्याल से वही बताएंगे। उतनी गहराई में हम नहीं, लेकिन हम व्यवहारिक तौर पे आपसे चर्चा कर सकते हैं संक्षेप में। मुझे तो दो बातें सबसे ज्यादा अपील करी तथागत बुद्ध के सिद्धांतों की। एक तो मनुष्यों में समानता, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी, जो विश्व में और कहीं नहीं है। किसी से समझ में आता है कि ये बनाया हुआ कुछ लोगों का स्वार्थवश एक षड्यंत्र था और उससे बाहर आने की जरूरत है। दूसरी जो बात सबसे अच्छी लगी, अथ दीपो भव। उन्होंने कहा खुद में दीपक बनिए। खुद में दीपक बनिए का अर्थ सरल भाषा में यह है कि अपनी तर्क शक्ति से सोचिए, समझिए, निर्णय लीजिए, ना कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी। यानी कि अंधविश्वासी मत बनिए और तार्किक बनिए। दो शब्दों में इंग्लिश में इसको कहा जा सकता है इजी समझने के लिए कि डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन योरसेल्फ। साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि कोई भी चीज है, कोरोना आया तो वो ताली और थाली बजाने से भाग जाएगा, ये अंधविश्वास हो सकता है, प्योरली अंधविश्वास है। कोरोना दवाइयों से उसकी मेडिसिन बने, उसका प्रिकॉशन लेना है, सावधानी रखी जाए, कैसे फैल रहा था उसको बचाया जाए, ये रेशनल बात है। तो विश्व के जितने भी देश हैं जिनको आप डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए, क्या वो देश अंधविश्वास पे चल रहे हैं? क्या वो अंधविश्वास पे अमेरिका, रूस, यूरोप, जर्मनी, क्या ये अंधविश्वास से आगे बढ़ सकते थे? जिस देश ने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया, साइंस डेवलप करी, लॉजिक डेवलप किया, वही देश आगे बढ़ेगा। और जहां जहां अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, जरा खुद से सोच करके देख लीजिए। मैं ये बात जानबूझ करके जोर देकर के कहता हूं, हमारे लोगों में भी कई बार पढ़ लिख तो जाते हैं, हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, डॉक्टर सब बन जाएंगे। वो डिग्रियां हैं। सही ज्ञान वो होता है जिसमें हम तर्कशील साइंटिफिक टेम्परामेंट से चीजों को समझना शुरू कर दें। पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत, महिलाओं में भी मैं देख रहा हूं अंधविश्वास बोलेंगे कुछ, लेकिन कहीं दबे दबे अंदर थोड़ा सा अंधविश्वास बैठा रहेगा। पूरी तरह से उसको कि मन से हटा देना कि अंधविश्वास मतलब अंधविश्वास वो है ही नहीं, गलत चीज को लेकर के क्यों विश्वास करना। अंधविश्वास के फायदे अगर कहें तो कोई कुछ गिना सकता हो तो बताइए क्या क्या फायदे हो सकते हैं अंधविश्वास के? कोई फायदा गिना सकता है कोई? और नुकसान क्या क्या होता है? नुकसान होता है आपका समय व्यर्थ जाता है, आपका पैसा व्यर्थ जाता है, और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपका जो आत्मबल है, स्वाभिमान है, जो आपका एक विल पावर है, उसको आप गिरवी रख देते हैं किसी अनजान ताकत के भरोसे, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आम आदमी गरीब से गरीब आदमी साल भर में अंधविश्वासी होकर के 10-15 हजार रुपए खर्च करता होगा। अगर वही अपने बच्चों पे दवाई पे या पढ़ाई पे खर्च करे तो कितना अलग होगा। जो समय खर्च किया उसने, वो समय कहीं पॉजिटिव खर्च करता तो कितना भला होगा। और जो मन में ये डबल मीनिंग आ गया कि यार थोड़ी सी तो मेहनत करते, थोड़ा सा अंधविश्वास क्यों करके देख ले, टोना टोटका या ये करना, वो चढ़ाना, ये फला दिन ये कर लेना, तो जो भी कहने सहने की बातें हैं, जो भी अंधविश्वास फैलाते हैं और जो मानते हैं। तो जो आपका आत्मबल था,
जो पुरुषार्थ आपका होना चाहिए था एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए, वो डिवाइडेड हो गया। अगर डिवाइडेड अटेंशन नहीं देंगे आप सफल नहीं होंगे। इतना कंपटीशन है आज के टाइम में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज के लिए, नौकरियों के लिए कंपीट कर रहे हो, यकीन जानिए हर जगह स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के नहीं डॉक्टर साहब नौकरी कर पाएंगे ना, हम अगर जहां पर हैं यहाँ पर भी स्ट्रगल है। एक बार आईएएस बन जरूर है, लेकिन आप सोच रहे हैं वहां स्ट्रगल नहीं, वहां पर भी दिन रात आगे नया नया पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन रहता है। जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो खेती लगा रहा हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, उसके लिए भी स्ट्रगल है। अब पता चला वो सब्जी बेचने के टाइम में वो जाकर के अंधविश्वास में कहीं जाकर के कुछ हवन कीर्तन या कुछ और टाइप की चीज कर रहा है, नतीजा क्या मिलेगा? उस दिन वो सब्जी नहीं बेच पाएगा, जो उसकी एक इनकम करता था वो नहीं मिलेगा। तो मेरे को तो सिर्फ घाटा ही घाटा दिखाई दिया। एक जो खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है वो भी टूटता है, पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। तो साथियों, मैं बड़ा जोर देके कहना चाह रहा हूँ, इस अंधविश्वास जैसी चीज से बचिए। और आज के दिन में मैं जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि तथागत हमको कह गए हैं, मत दीपो भव, खुद में दीपक बनिए, रेशनल बनिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। और उदाहरण स्वरूप मैं इसको लेकर के इस तरह से सिद्ध कर सकता हूँ ये बात। आपको हमें सबको पता है, बुद्ध के सिद्धांतों का पालन मौर्य साम्राज्य में राजा अशोक के द्वारा सबसे बड़े रूप में किया गया था। चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा सिर्फ उन्हीं के लिए कहा जाता है। अशोक में जितना पूरा दिखाई दे रहा है हमें, बुद्ध के जितने भी स्तूप या जितने भी बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स देश में विदेश में दिखते हैं, उसमें एक बड़ा रोल अशोक का था। उन्होंने, वो राजा थे साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने बुद्धिज्म को, बुद्ध की फिलॉसफीज को एडॉप्ट कर लिया कि हम अपने राज्य को बुद्ध की सिद्धांतों पे चलाएंगे, यानी अहिंसा, शांति, बंधुत्व, समानता, कोई ऊंच नीच नहीं, और रेशनल तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो जो सिद्धांत थे इनको पालन करने की उन्होंने ठान ली और पूरे देश में उन्होंने चलाया। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं है, वो सब इस चीज को मानते हैं, या हम लोगों ने पढ़ा है, बड़ा स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, देश का सबसे संपन्न, सबसे खुशहाल समय, पूरे देश के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, इस जो भारतवर्ष जिसको कहा जाता है, इसके पूरा इतिहास में देख लीजिए। अशोक के काल से बड़ा भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और ये सब बगल का बांग्लादेश और बर्मा, ये सब शामिल करते हुए इतना बड़ा पूरा देश और प्लस एक्सटेंडेड कंट्री, इतना बड़ा देश एक साथ कभी नहीं रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। वो टाइम जाना जाता है अपने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, शांति प्रिय तरीके से अब सबको रहते हुए सबने तरक्की करी थी, कॉमर्स में भी, यानी व्यापार में भी, क्योंकि उस समय की हमारी मोहरें विश्व के दूसरे देशों में पाई गई है, यानी कि हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। और एक बात स्ट्रॉन्ग तक है, वो एक ऐसा समय था जब विश्व में जितने भी स्कॉलर्स थे, पढ़ने के लिए अगर किसी को कोई भेजना होता था तो वो अपने बच्चों को हमारे देश में, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के भेजते थे। नालंदा, विदिशा, तक्षशिला, उस समय की जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी, यानी कि एजुकेशन, सोर्स ऑफ लर्निंग सेंटर्स हमारे कितने डेवलप्ड थे कि पूरे विश्व को आकर्षित करते थे। और कितने फॉरेन लिटरेचर पढ़ेंगे, अगर चाहे वो चाइनीज हो या अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग हैं, उन सब में आपको मिलता है कि उस समय की हमारी यूनिवर्सिटीज का उल्लेख किया गया है। और एक छोटा सा तर्क, हम अपने बच्चों को कहां पढ़ने भेजना चाहते हैं? क्या हम यहाँ से नाइजीरिया या सोमालिया अपने बच्चों को भेजते पढ़ने? नहीं, क्योंकि हमें लगता है वहां क्या खास है ऐसा।
हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड, ड्यूक, ऐसी जगहों पर जब हम भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहां लगता है कि यहाँ पर कुछ सुगंध है, कुछ खासियत है। तो उस समय अगर बच्चे हमारे देश भेजे जाते थे पढ़ने के लिए, यानी कि इस देश में सुगंध थी। उस समय का जो कालखंड था वो सबसे डेवलप्ड था, पीसफुल भी था, व्यापार भी अच्छा था, शिक्षा आगे जा रही थी, विज्ञान आगे जा रहा था, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी सेफ थी। तो ये जिसको सोने की चिड़िया जब इस देश को कहा जाता है, तो वो समय था अशोक वाला, और वो किसके सिद्धांतों में चल रहा था? महात्मा तथागत बुद्ध के सिद्धांतों में आगे बढ़ रहा था। तो मेरा पॉइंट वही है, ये वही देशवासी हैं जिन्होंने एक समय में देश को सोने की चिड़िया बना करके दिखाया था, बुद्ध के सिद्धांतों में, समानता में, रेशनल थॉट से, तर्क शक्ति से, अंधविश्वास से हट करके। आज फिर वही देश है, वही देशवासी हैं। आप और हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम पुनः उसी देश को बुद्ध के सिद्धांतों में चल करके पुनः सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही आज के दिन का सार्थक होगा अगर हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़े। और अपनी बात खत्म करने से पहले बस मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। एक प्रश्न अक्सर मेरे मन में उठता है, वर्तमान में मैं बड़ा बिना लाग लपेट के, बिना किसी फ्रैंकली मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूं, बुद्धिज्म का जन्म इसी देश में हुआ, लेकिन बहुत वीक स्तर पे बुद्धिज्म इस समय इस देश में रह गया है। दूसरे देशों में बल्कि कहीं ज्यादा अच्छे से प्रॉस्पेरस एंड प्रोपोगेट कर रहा है। गंभीर कारण है, जिन्होंने बुद्धिज्म के अगेंस्ट में जिन्होंने षड्यंत्र किए, छल कपट किया, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं या वो अंधविश्वास अभी भी बढ़ाने में लगे हैं। क्या वजह है और हमारा दायित्व क्या है? एक छोटी सी सोच, एक सुझाव आप लोगों के बीच में बस मेरे को रखना है, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा कि अभी मैंने अपनी बात में बताया कि सबसे ज्ञानवान महामानव धरती पर जो पैदा हुए तथागत बुद्ध हुए, उन्हीं की कही हुई बातों को हम अपने ही पब्लिक तक ले नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं, कुछ जो स्वतः जागृत लोग हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी ज्ञान से छूटा हुआ है, उन तक वो ज्ञान की बातें नहीं पहुंच पा रही। जैसे बहुत भंडारे होते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु आकर के अपना बड़े बड़े पार्कों में आयोजन करते हैं, उनके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उनको सुनने जाते हैं, और जहाँ पर आप और हमें सबको पता है सही से कि वहाँ अंधविश्वास ज्यादा फैल रहा होता है, कोई बड़ी तर्क शक्ति वाली बात नहीं हो रही होती है। क्या इस तरह की चीज हम लोगों को नहीं करनी चाहिए? क्या हम लोगों को इस तरह का इसको बढ़ाने के लिए जो हम उनके भंडारों में जा करके पैसा डाल करके जाते हैं और वहां चढ़ा करके आते हैं और सीख करके क्या आते हैं? अंधविश्वास। क्या सही ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर हम अपने ही तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के तहत हमारे जो पूज्य बंदे जी लोग हैं उनको इनवाइट करें, बड़े बड़े फंक्शंस करे जाए पार्कों में जैसे होते हैं, पर्चे छपे, लोग इकट्ठा करें, पूरे पूरे कॉलोनी से लोग जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठे हों और वहां जाए अपने आप से। जो भी हम अंधविश्वास में चढ़ाते हैं वो ऐसे जगह पर हम लोग जाकर के चढ़ाएं। इससे धीरे धीरे एक तो ज्ञान बढ़ेगा, अपने जो महापुरुषों की बातें थी वो बीच में आएंगी, कंपैरिजन शुरू होगा, एक बात इन्होंने कही है, एक उन्होंने कही है, जो सही है भाई हम मानेंगे। आज इंटरनेट का जमाना है, आप और हम तर्क शक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे पहलू को हम देखेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम अंधेरे में ही रह जाएंगे। तो बस मेरे को एक पॉइंट रेज करना था, और ये कई बातों कही अभी हफ्ता 10 दिन पहले कहीं बड़ी सामान्य सी बात चल रही थी, किसी का सुझाव आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह के हम लोग आयोजन साल भर में अलग अलग जगह में जो करते हैं, चाहे अम्बेडकर वहां जब मनाया जा रहा होता है बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, इसी तरह से बुद्ध के लिए हम इनकी बातों को आगे ले जाने के लिए जितने हमारे पूज्य बंदे जी हैं ज्ञान से भरे हुए हैं, उनसे हम लोग
इस तरह के आयोजन करवाएं, वहां इनवाइट करें, उनका भी प्रोपोगेशन होगा, बुद्ध के सिद्धांतों का भी प्रोपोगेशन होगा और देश के लिए भी अच्छी चीज होगी। मैं इसी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। थैंक यू।